अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक स्टार्ट किया था और इस टॉपिक में हमने जो चीज़ समझी थी वो बिल्कुल सिंपल और सादा है कि लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि जब भी मार्केट में प्राइसेस को चेंज किया जाए तो उसकी वजह से अशिया की डिमांड चेंज होती है और इन दोनों के दरमियान यानी प्राइस और डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, एक चीज़ में इजाफा करें तो दूसरे में कमी वाक़या होती है और एक चीज़ में कमी करें यानी प्राइस कम करें तो डिमांड में इजाफा होता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि कीमत के तब्दील होने के बाद किसी भी चीज़ की डिमांड में किस हद तक तब्दीली वाक़या होगी। तो इस चीज़ को समझने या इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें तलब की लचक का तसव्वुर जो है उसको पढ़ना पड़ता है और उसी को हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया था। और अल्फ्रेड मार्शल के जो पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए उनकी डेफिनेशन को सामने रखते हुए हमने जो लचक है उसकी 3 कैटेगरीज बनाई थी कि जो तलब की लचक है वो इक्वल टू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है या लेस देन 1 हो सकती है। ठीक है, और हमने कहा था जी कि तलब की लचक अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है ये मोर इलास्टिक है या ज़्यादा लचकदार है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कीमत में तब्दीली आएगी वैसे ही डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी, यानी कीमत कम करेंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कीमत में इजाफा करेंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इस चीज़ को ज़्यादा लचकदार तलब कहा जाएगा। कम लचकदार तलब क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफा करेंगे तो डिमांड में बहुत कम कमी आएगी। अगर आप कीमत में कमी कर देंगे तो ला के हिसाब से डिमांड ने बढ़ना तो है लेकिन बहुत थोड़ा सा बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि डिमांड या तलब जो है वो कीमत में तब्दीली को रिस्पांस नहीं दे रही। तो जब रिस्पांस कम होगा तो हम उसको लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। आज हम जो चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है तलब की लचक को पैमाइश किस तरह करते हैं, यानी इसकी मेजरमेंट कैसे होती है। तो हमने अपनी क्लास पिछले में कहा था कि तलब की लचक की पैमाइश के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक मेथड जो है उसे कुल अखराजात का तरीका, इंग्लिश में इसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास फ़ीसद का तरीका है जिसे परसेंटेज मेथड इंग्लिश में कहा जाता है, और तीसरा मेथड जो है वो नुक्ती और कोसी लचक है यानी पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी का मेथड। आज हम सबसे पहला मेथड स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम तलब के जो ये अखराजात वाला किसी भी शय पे जो आने वाले अखराजात हैं इस मेथड के तहत किस तरीके से हम तलब की लचक को मैयर कर सकते हैं कि तलब की लचक जो है वो इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ये 3 चीज़ें जो हैं हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे को अगर कोई इशू हो तो वो पिछली क्लास को पहले सुन ले। ठीक है, यानी हम ये देखेंगे, यानी इस अखराजात पहला जो हमारा तरीका है अखराजात का तरीका, इसमें हम ये देखेंगे कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, ये कैसे पता चलेगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है ये कैसे पता चलेगा, और इलास्टिसिटी लेस देन 1 है ये कैसे पता चलेगा, इनको मैयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे लिखी गई है वो ये है कुल अखराजात के तरीके में कि इस तरीक़ा के तहत इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि शय की कीमत में तब्दीलियों के नतीजे में सार्फिन की जानिब से किए जाने वाले कुल अखराजात या अजरीन को शय को फ़रोख्त करने से हासिल होने वाली वसूलियों पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, वसूलियाँ जो हैं आप बेशक उसको फ़िलहाल ना भी उस तरह से कंसिडर करें, फ़िलहाल आप सिर्फ ये ज़हन में रखें अखराजात। लेकिन ये तो लाजमी और शोर शार सी बात है कि अगर एक सारिफ बाज़ार में जाके कुछ ख़रीदता है और उसके जो अखराजात होते हैं वो लाजमी बात है बराबर होते हैं वसूलियों के, किसकी वसूलियों के, जो वसूलियाँ आपका आजिर आपसे ले रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैंने बाज़ार से एक मोबाइल ख़रीदा, मेरा मोबाइल पे ख़र्चा हुआ 20,000 रुपये। ठीक है, इसका मतलब है 20,000 रुपये वसूल हुए हैं उस दुकानदार को जिसने वो मोबाइल सेल किया। तो एक सारिफ के जो अखराजात होते हैं वो लाजमी तौर पे जो हमारा आजिर होता है या जो हमारा फ़रोख्तकार होता है उसकी वसूलियों या उसके रेवेन्यूज़ जो हैं उनके बराबर होते हैं। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रेवेन्यूज़। ठीक है, अखराजात में नहीं, एक्सपेंडिचर्स। ठीक हो गया यहाँ तक। तो एक सारिफ के अखराजात हमारा जो आजिर है उसके रेवेन्यूज़ के बराबर होते हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो लफ्ज़ रेवेन्यू है इसमें और प्रॉफिट में फ़र्क होता है जी। ठीक है, इसको मिक्सअप नहीं करना कि 20,000 रेवेन्यू उसकी इनकम नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू में से
आप सबसे पहले अपनी कास्ट को माइनस करते हैं, फिर बाकी जो चीज़ बचती है वो आपका प्रॉफिट होता है। मसलन 20,000 का मैंने मोबाइल ख़रीदा तो 20,000 रुपये उसको वसूल हुए हैं जी। इस 20,000 रुपये में से शायद सपोज़ करें उसका 15,000 रुपये अपना ख़र्चा था, उसकी कास्ट थी, ठीक है ना। तो ये R-C हमने किया तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो कितना आएगा, 5,000 रुपये। तो ये हमारा प्रॉफिट बन गया 5,000। ठीक हो गया। अगली चीज़, अब वो कहते हैं जी कि इस तरीक़े कार के तहत हमने क्या करना है कि शय की कीमत में तब्दीली लानी है। शय की कीमत तब्दील होगी तो हमें पता है उससे शय की डिमांड जो है उसमें तब्दीली आएगी, और शय की डिमांड में तब्दीली आने से, ठीक है ना, डिमांड के चेंज होने से उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो चेंज होंगे। अब हम एक्सपेंडिचर्स को देख के बताएंगे, हम अखराजात को देख के बताएंगे कि उस चीज़ की जो तलब है वो ग्रेटर दैन 1 है, वो लेस दैन 1 है, या इक्वल टू 1 है। ठीक है ना जी, ये बात ध्यान में रखनी है। यानी आपने पहले तब्दील करना है कीमत को, कीमत में तब्दीली आने से आपकी डिमांड में तब्दीली आएगी, और डिमांड तब्दील होने के बाद आपके एक्सपेंडिचर्स को देखा जाएगा कि एक्सपेंडिचर्स का रवैया क्या है, एक्सपेंडिचर्स कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, कांस्टेंट हैं। उसी हिसाब से हम फिर बताएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 है, ग्रेटर दैन 1 है, या लेस दैन 1 है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम अपना ये पहला एक डायग्राम और टेबल बना हुआ है इसको देखें तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बहुत आसान और सिंपल सा ये मेथड है कि मिसाल के तौर पे अगर ये टेबल देखें तो इस टेबल के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है 3 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। और इन 3 कॉलम्स के अंदर क्या है, पहले कॉलम में उसने प्राइस लिखी है, दूसरे कॉलम में उसने डिमांड लिखी है, और तीसरे कॉलम में उसने टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ये लिखा हुआ है, टी इज इक्वल टू टी आर। तो हमें ये पता है लॉ ऑफ डिमांड के तहत, हम पहले इसको रिवाइज कर ले ध्यान में कि जैसे जैसे कीमत तब्दील होती है तो डिमांड में तब्दीली आती है, और कीमत में इजाफा करेंगे तो डिमांड कम होगी, और कीमत में कमी करने से डिमांड में इजाफा होगा। अब देखें, इसने तलब की लचक इकाई के बराबर, यानी ये कैसे पता चलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से ये कैसे पता चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 है। अब इस चीज़ के लिए उसने लिखा कि तलब की लचक इकाई के बराबर उस वक्त होगी जब कीमत में तब्दीली आने के बावजूद सार्फिन की जानिब से अखराजात में कोई तब्दीली वाक़या ना हो। यानी तलब की लचक इकाई के बराबर कब होगी, जब आप प्राइस को चेंज करेंगे, इससे आपकी डिमांड में चेंज आएगी, लेकिन आपके जो एक्सपेंडिचर हैं, टोटल एक्सपेंडिचर हैं या टोटल रेवेन्यू है, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अगर ये इसमें कोई तब्दीली नहीं आती तो इसका मतलब है इकाई के बराबर आपकी लचक है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा टेबल बनाया गया, हम उसको पहले देखते हैं। देखें, प्राइस ₹8 है, किसी भी चीज़ की 8 रुपये कीमत है, 2 यूनिट उसके डिमांड किए जा रहे हैं, तो उस पर होने वाला टोटल ख़र्चा कितना है, 16। यानी 8 रुपये का एक यूनिट है, 2 यूनिट हमने परचेज़ किए हैं तो हमारा ख़र्चा कितना हो गया, 16 रुपये। अगर कीमत कम करके 4 पे आ जाए तो डिमांड जो है, अब देखिए कीमत कम हुई है तो डिमांड में इजाफा होना चाहिए, और सारिफ ने इजाफा करके अपनी डिमांड को 4 पे पहुंचा दिया। अब हमारा इस पे ख़र्चा कितना आया, टोटल 4 रुपये का एक यूनिट है, 4 यूनिट हम ख़रीद रहे हैं तो 16 रुपये टोटल ख़र्चा हो गया। और अगर हम कीमत को और कम कर दें, हम 2 रुपये पे ले जाएं, और 2 रुपये पे जाने की वजह से हमारी जो डिमांड है वो बढ़कर 8 यूनिट पे आ जाए, अब हमारा होने वाला टोटल ख़र्चा कितना है, 16। ठीक है, तो देखें कीमत जो है वो लगातार कम होती जा रही है, इसकी वजह से डिमांड में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो हमने ऊपर बात की कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहे, कांस्टेंट। तो देखें लास्ट कॉलम के अंदर आपके जो अखराजात हैं वो कांस्टेंट है। पहले भी आप 16 रुपये खर्च कर रहे थे, उसके बाद भी आप 16 रुपये खर्च कर रहे थे, उसके बाद भी आप 16 रुपये खर्च कर रहे थे। तो ये हमारे पास पहली सिचुएशन आ गई कि अगर हम अखराजात का तरीका इस्तेमाल करते हैं और कीमत को तब्दील किया जाता है, उसकी वजह से डिमांड तब्दील होती है, और आपके रेवेन्यूज़ जो हैं या आपके एक्सपेंडिचर जो हैं ये कांस्टेंट रहते हैं, तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी यहाँ तक।